पहला सवाल मेरा किसानों से ही है कि किस तरीके से सरकार जो है वो किसानों की आय दुगने करने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है, किस तरीके से आप किसानों की जो आय है वो दुगनी करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे को बुला के इतना बड़ा सम्मान दिया और आज किसान होने के नाते से और सरकार में कृषि मंत्री होने के नाते से आप जो किसानों के बारे में चर्चा की आज आपने पहला सवाल किया भाई किसानों की आय दुगनी कैसे करेगी सरकार। लेकिन पहले तो ये पता हमने करना जरूरी है भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई, उस समय किसान की आमदन कितनी थी, वही तो दुगनी करनी है ना। पहले तो ये पता करेंगे हम 2014 में हमारे किसानों की आय एवरेज कितनी थी। हमारे यहाँ खेती कृषि प्रधान देश है भारतवर्ष, और हरियाणा भी कृषि प्रधान प्रदेश है। मैं समझता हूँ यहाँ हमारी जो आम फसलें हैं जो जनरल गांव के लोग करते हैं, मेन फसल धान की है, गेहूं की है, और उसके साथ साथ बाजरा भी है, कपास भी है, और सरसों की फसल भी होती है। अब जनरल फसलें, दो बड़ी फसलें जो हैं वो धान और गेहूं की होती है। पहले हम चर्चा ये करना चाहते हैं आपसे भाई 2014 में 1 एकड़ में धान की फसल से हमारे को क्या बचत थी, वही तो हमने दुगनी करनी है। 10 साल में मोदी जी का जो विजन है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, जब वो सरकार में आए तभी उन्होंने कहा था मैं किसानों की फसल दुगनी करने का प्रयास कर दूंगा। हमने सबसे पहले, मैं किसान होने के नाते से आपसे ये बात जानकारी देना चाह रहा क्योंकि मैं खुद खेती करता हूँ भाई। सबसे पहले जब धान की फसल हम करने के लिए पौध बोते हैं और फिर उसके बाद फिर हम खेत की जुताई करते हैं। अब 2014 में जो हमारी मशीनरी थी वो जैसे अब मशीनरी है, अब उसमें सुधार है। पहले मशीनरी का जो खर्चा था वो ज़्यादा था, तेल भी ज़्यादा लगता था। 2014 में टर्बो इंजन आ गया तो उसमें कुछ फ़ायदा होने लगा, पावर भी बढ़ गई और खेत को कल्टीवेट करना आसान भी हो गया। 2014 के अंदर जो डीजल था खेत को तैयार करने के लिए और मंडी में फसल ले जाने तक, मेरे हिसाब से जैसे मैंने खेती की तो 35 लीटर डीजल खर्च आता था 1 एकड़ में। अब 35 लीटर डीजल का जो रेट था उस समय वो हमारे को तकरीबन 2000 के करीब पड़ता था, क्योंकि उस समय सारा खर्चा मंडी का भी लगा के 1 एकड़ की बात करता हूँ मैं, 2000 खर्चा था और 1 कट्टा हम डीएपी डालते थे उसमें। उस समय डीएपी का रेट 1125 था और उसके बाद 2 या 3 कट्टे यूरिया भी डालते थे हम उस समय, तो ये बनता था 750 का 1 एकड़ में। और जब उसके अंदर स्प्रे बीज था जो उसके अंदर हम डालते थे, जो 1 एकड़ उसमें आता था, तो उसकी लागत दवाई की और बीज की लागत आती थी 7000 रुपये। उस समय की बात है 2014 की, और बीज की 1000 के करीब लागत आती थी। और जब हम अपने खेत में चाहे तो हम मजदूरी करें चाहे किसी मजदूर से कराएं, तो वो 1 एकड़ की मजदूरी हमारी जो थी एवरेज 1 एकड़ में 1500 रुपये आ जाती थी। तो मैं समझता हूँ, और जब ये कटाई का टाइम आता था, हम सारी फसल पक जाती थी धान की, तो उस समय कंबाइन की या हाथ से हमारी 1200 रुपये की कटाई पे खर्चा आता था 1 एकड़ पे। और उसके बाद जो हम सारा साल मजदूर लगाते हैं या आप करते हैं, नौकर तो हम नहीं कह सकते, साझी होते थे, उनको भी हमने देना पड़ता था। 1 किले की एवरेज 2000 रुपये का तकरीबन वो खर्चा आता था हमारा। तो बिजली का बिल और मोटर की सड़ाई, ट्रांसफार्म के भी बदलना पड़ता था, कभी स्टार्टर खराब हो जाता था, कभी हमारी मोटर खराब हो जाती थी, तो वो हमारा खर्चा आता था 1 एकड़ का 1000, एकड़ का हिसाब से 1000।
और जब ट्रैक्टर की किस्त देने की बात आती थी, ट्रैक्टर हम लोन पे लेते हैं या अपने पैसे से ले तो भी खर्चा, लेकिन ट्रैक्टर की जो हमारी 1 एकड़ का खर्चा था वो 6,000 आता था 6 महीने का। फसल हमारी 6 महीने में होती थी, किस्त आती थी उसकी, और ये कुल जो लागत थी ये 23,575 रुपये बनती थी। मैंने अपने आप खेती की, इसलिए कहता है भी ये तो हमारा हो खर्चा। अब हमारी पैदावार कितनी होती थी, हम अच्छी तरह से देख रेख करके हमारी 30 क्विंटल, 28 क्विंटल, 29 क्विंटल, 31 क्विंटल, एवरेज हम लगाते हैं 30 क्विंटल। अब खेत ज़्यादा है, किसी में 32 होगी, किसी में 28 होगी, तो एवरेज जो हमारी पड़ती थी वो 30 क्विंटल के हिसाब से पड़ती थी। और जो समय मंडी में रेट जो था सरकार का वो 1400 था। तो अब इसकी जो हमारी 42,000 की वो पैदावार हुई और 23,500 का खर्चा हुआ, ये हमारे को 18,425 रुपए की एवरेज अनुमान है कि सरकारी आंकड़ा तो नहीं है ये, मैं तो इसलिए बता रहा आपको कि मैंने खुद की है। अब ये 18,425 रुपए एक 6 महीने में धान की फसल में हमारे को बचा, और ये कहते हैं अभी ये दुगुना करना मोदी जी का विजन था, भाई इसको हम किसान की आय दुगनी करेंगे। अब 2025 आ गया, ये अभी हमने 2024 में हमारा धान बिक चुका है, अब 24 का लगाएंगे, क्योंकि 10 साल में आमदन दुगनी कैसी होगी। अब ये जो उसी तरह से खर्चा हमने, जिस तरह से मैंने अब आपको इसकी जानकारी दी, इसी तरह से ये खर्चा जो था 2,000 की बजाय अब ये 3,000 हो गया खर्चा, महंगाई होगी। और इसके साथ 1125 का जो खाद था वो 1350 का हो गया, और उस तरह से हमने जो यूरिया का खर्चा था 750 सॉरी, ये 800 हो गया, 50 रुपये बढ़ा सिर्फ इसमें, क्योंकि सब्सिडी पे आता है सारा ये। यही बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि लगातार जिस तरीके से ओपोजिशन भी कह रहा है कि किसान घाटे का सौदा, किसानी जो है वो घाटे का सौदा होती जा रही है, दवाइयां जो है पेस्टिसाइड है वो महंगी होती जा रही है, तो ऐसे में आय जो है दुगनी करने की आप मेरी बात को पूरी सुनोगे तो फिर इसका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप ये देख लेना भी ये आमदन दुगनी हुई है कि नहीं हुई है, ये कैसे हुई है, मेरी बात पूरी तो पूरी सुन लो ना। एक मैंने आपने 14 की बात सुनाई, अब मैं 24 की बात बता रहा आपको, तो उस हिसाब से आपको अंदाजा ला लियो भाई ये आमदन कितनी हुई है। तो इसलिए 800 का तो यूरिया हुआ, और दवाई लागत बीज ये हमारा हो गया 12,000 का 1 एकड़ का, और इसी तरह से जो बीज की लागत आई वो 1500 होगी, और जो मजदूरी है, जो लुवाई है हमारी इसमें खेत के जो मजदूरी है वो 4,000 होगी। मजदूरी कटाई हमारी कंबाइन से 2,000 रुपये किले के हिसाब से होगी अब, और जो हमारा जो हम मेहनत करते हैं नौकर से कराएं आप करें वो 1 एकड़ का 3500 रुपये हो गया। बिजली का बिल जो है वो 1,000 के बजाय 2,000 हो गया, और ट्रैक्टर की किस्त 6,000 के बजाय 7,500 रुपये होगी, और कुल लागत आई 37,650। पहले लागत आई थी 23,575 10 साल पहले, और अब जो उपज है वो 2 क्विंटल बढ़ी है, अच्छे बीज आए हैं। अब 2 क्विंटल एवरेज लगाता हो 32 क्विंटल हुई, रेट जो है वो 2300 है। ये हमारी फसल हुई 73,600 की, और खर्चा काट के इसमें से 35,550। अब मोटी सी बात है, पहले 18,425 थी, अब 35,590। मोदी जी का विजन लगभग भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने पूरा कर दिया। मैं किसान होने के नाते से बात कर रहा हूं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो तय मूल्य किए गए हैं वो उस पर जो है वो दाम नहीं मिल रहे। जो किसान जो है वो अगर फसल लेके जाता है नमी की मात्रा बताकर जो है वो उसका पैसा काट लिया जाता है। इस तरीके के आरोप भी जो है वो लगातार लगते हैं। सरकार वादा तो कर रही है कि एमएसपी पर खरीदेंगे, लेकिन एमएसपी पर खरीदी जो है वो फसलें नहीं जा रही है। देखिए, ये समस्या सारी सरकारों में थी। जब कांग्रेस की सरकार थी जब भी ये समस्या थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब भी थी। लेकिन उससे पहले जब हम पूर्व में खेती करते थे, जब हाथ से कटती थी हमारी धान, वो उसकी पूड़ी बनती थी, सूख जाती थी, और हम खुद मैं अपने बाइला ट्रैक्टर से वो जीरी मैनुअल जुड़वा के हाथों से मंडी में ले जाता था। यही जो सेलर वाले थे
ये कहते थे डाला खोलने से पहले राणा जी रेट आपका पूरा का पूरा है, क्योंकि वो सुक्की थी। अब वो समय था जब मैनुअल से काम होता था, लेकिन जब से कंबाइन आई, कंबाइन चारों कूणे खेत के कभी एक सरे नहीं होते, और चारों कूणे एकदम साथियों नहीं पकते। कोई पेड़ की छाया में, कोई किसी की छाया में, कोई नरम रह गया, कोई सूख गया। अब उसके साथ कंबाइन तो किसी छांट के नहीं काटेगी, ना सुखाएगी, वो तो एकदम काट के पैक कर देगी। अब पैक करेगी तो मंडी में जाएगी, मंडी में कहीं पेड़ के नीचे से कोई नरम दाना आया, अब वो सरकार का विजन क्या है, सरकार तो पूरा रेट देती है। जो भी आड़ती जिस सेलर को देगा, वो सेलर वाला तो पैडी इसलिए खरीदेगा कि उसमें चावल निकालना है। गेहूं में समस्या नहीं है, ये गेहूं तो सीधी उसमें चली जाएगी गोदाम में, वो तो किसी तीसरी पार्टी पे नहीं जाएगी। धान एक ऐसी फसल है, ये तीसरी पार्टी पे जाएगी और उसमें चावल निकालने के लिए उसको देंगे। मंडी में जिस वजन से उसने खरीद ली, 1 क्विंटल खरीदी उदाहरण के तौर से, 67 किलो उसको चावल देना पड़ेगा, लगभग थोड़ा कम ज्यादा करके। अब 67 किलो 1 क्विंटल में से चावल निकलेगा। अब जो सेलर वाला जीरी ले गया, ऐसा तो नहीं है जाते ही चावल निकाल लेगा उसको सुखाएगा। अगर वो ठीक उसमें नमी कम है तो उसका रेट, उसका वजन कम हो जाएगा, थोड़ा कम होगा। अगर उसमें ज्यादा नमी है तो वो सूखेगी 14 मास्टर पे, 16 मास्टर पे, 17 मास्टर पे चावल निकलेगा। अब उतना मॉइस्चर करने के लिए तो उसको सुखानी तो पड़ेगी, नहीं चावल नहीं निकलेगा। अब जितनी नमी है वो सूखेगी, सूखन जो चली गई 1 क्विंटल में से 5 किलो चली गई, 2 किलो चली गई, 3 किलो चली गई, उस जो कमा हुआ उसका धान, उसका चावल भी उसको देना पड़ेगा। इसलिए उसकी अपनी समस्या है राइस मिलर की। वो तो गवर्नमेंट का जो तोल के आ गया उसका बॉन्ड हो गया वो देने के लिए, अगर नहीं देगा जुर्माना लगेगा। अब वो कहता है अभी मैं नवी वाली धान खरीद के मेरे को नुकसान हो जाएगा, मैं इसलिए वो कतराता है। सर, हरियाणा में कई इलाकों में सेम की समस्या जो है वो लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है, तो इसको लेकर कोई सरकार कदम उठा रही है कि सेम की समस्या का समाधान जो है वो निकाला जाए, डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बातचीत करिए, क्योंकि किसान जो है वो काफ़ी परेशान है। तो उसको लेकर क्या कुछ कदम जो है वो आपकी सरकार जो है वो उठाने जा रही है ताकि सेम की समस्या जो है वो ठीक हो जाए और किसान जो है अपनी ठीक ठाक जो है वो खेती कर पाए? देखिए, ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा, सवाल तो वो भी ठीक था। ये हमारा प्रदेश 22 जिले हैं, 22 जिलों के अंदर 13 जिलों के अंदर सेम की समस्या थी है, और जिसमें से 3 जिलों के अंदर हमारे डिपार्टमेंट ने ये घोषित कर दिया अभी 3 जिलों की तो सेम खत्म होगी। अब किस किस की खत्म हुई सेम, एक रिकॉर्ड के तौर से जब टोटल जो हमारा नमी वाला एरिया है 9,82,731 एकड़ है, ये बहुत बड़ा एरिया है। अगर ये सारा सेम मुक्त हो जाए तो यहाँ प्रोडक्शन होगी, और ये सेम खत्म करना जरूरी है। हमारी सरकार की, नायब जी की सरकार की ये प्रायोरिटी है, जल्दी से जल्दी सेम को खत्म करें। और इसके अंदर हमने जो खत्म किया फतेहाबाद, गुरुग्राम और सरसा, 3 जिले 13 जिलों में से हमने सेम मुक्त कर दिए, ये घोषणा भी कर दी। लेकिन अभी 3 जिले और हैं जिसके अंदर मेवात है, फरीदाबाद है और पलवल है। ये तीनों जिले जल्दी मुक्त हो सकते हैं, जिसमें से हम कोशिश करेंगे हम इनको जल्दी से जल्दी मुक्त करें। 3 और 3 6 7 जिलों के अंदर सेम का असर ज्यादा है, जिसमें रोहतक है, झज्जर है, सोनीपत है, भिवानी है, हिसार है और जींद है, चरखी दादरी है। इन जिलों में सेम है, लेकिन सबसे ज्यादा सेम रोहतक में है। 2,52,399 एकड़ में सेम है। कोई टारगेट भी दिया है अधिकारियों को, टारगेट दिया है कि कब तक इस समस्या का समाधान जो है वो किया जाए? कोई डेडलाइन आपने? देखिए, ये समस्या का समाधान कंटिन्यूस प्रोसेस है। अभी जो सेम थी टोटल, मैंने आपसे एक बात की 9,82,731 में सेम थी। अभी जो प्रयास करने के बाद 8,24,657 में बची है। 1 लाख एकड़ से ज्यादा प्लस हमने सेम को 1 लाख के आसपास हमने सेम को खत्म किया। 1 लाख से कम है वैसे,
जो हमने प्रयास करके खत्म कर दिया। वहाँ फसल होती है, अच्छी फसल होती है, और हर साल हमने टारगेट रखते हैं भाई हम इस जिले को हम एक जिले को लेके काम तो हम सारे में करेंगे, लेकिन एक जिला तो निश्चित तौर से हर साल से मुक्त करेंगे। तो इसमें से हमने जो अभी चुना पलवल, मेवात, फरीदाबाद में से हम एक जिला मुक्त करेंगे इस सीजन में भी, और लगातार हर जिले में सेम का प्रोसेस, हमारे ट्यूबवेल लगे हैं, सोलर लाइट से वो चलते हैं, पानी को खींचते हैं। और गर्मी के सीजन में थोड़ा आसान हो जाता है सेम को ख़त्म करना। पहले भी बहुत जिलों में सेम थी, लेकिन सोलर लाइट के साथ साथ बिजली के भी ट्यूबवेल अगर लगते हैं लगातार, वो हम जल्दी सेम को ख़त्म कर देंगे। कहीं नाला भी खोद के हमने निकालना पड़ा, ड्रेनेज छोटी मोटी, तो उससे भी सेम जल्दी खत्म हो जाएगी। राणा जी, जिस तरीके से हरियाणा सरकार पराली न जलाने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि देती है 1,000 रुपये प्रति एकड़, तो किसानों की मांग है कि उस राशि को जो है वो सरकार बढ़ाए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों सुनवाई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया था जो हरियाणा की प्रणाली है उसको लेकर, और ये भी कहा था कि हरियाणा जो है वो पंजाब को बताए कि किस तरीके से वो किसानों को जो है पराली न जलाने को लेकर जो जागरूक कर रहा है, तो अप्रिशिएट किया था किसानों को। तो क्या इनकी राशि जो है वो बढ़ाई जाएगी? क्या काम सरकार जो है वो पराली प्रबंधन को लेकर कर रही है? देखिए, ये जो पराली का मामला है, पराली इतनी जरूरी है हमारे लिए। हमारे पूर्वजों जो जैसे कलर थे पहले बहुत ज़्यादा, हमारे पूर्वजों ने क्या काम किया था, पराली लाते थे और कलर में जो एकड़ का बनाते थे, 1 किले की डोल निकाल के पराली उसमें घेरते थे, फिर पानी छोड़ते थे, और पराली कलर को ख़त्म कर देती है। और फिर उसमें बरसीन बोते थे, और बरसीन से पराली से सेम को इसको कलर को ख़त्म किया, और उससे खेत उपजाऊ हो गया। उस समय सरकार की कोई मदद भी नहीं थी, लेकिन जिप्सम दिया करते थे, और उस समय वो हमने बहुत सारा एरिया, मैं समझता हूँ भी इतना काफ़ी एरिया हमने उपजाऊ कर दिया था हमारे किसान भाइयों ने, लेकिन उनका इंटरेस्ट था उस समय। लेकिन अब पराली सरकार जो सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए चिंतित रहती है, दिल्ली की सरकार भी पिछली बार चिंतित थी भाई हरियाणा और पंजाब के किसान पराली में आग लगाते हैं और उससे पॉल्यूशन फैलता है। हमारा विजन अब तो यही है, पर्यावरण भी बचे, और हम समझते हैं भाई पराली में आग नहीं लगनी चाहिए। पराली में हमने किसान भाइयों को पूरे प्रदेश में, एक किसान भाई इस बात को समझते हैं, जिसकी ज़मीन करड़ी है, हम उसको डक्कर बोलते हैं, वो पराली को खेत में खपाता है, और पराली में खेत में खपने से वो उपजाऊ हो जाती है और नरम हो जाती है, और उसकी तासीर बदल जाती है ज़मीन की, करड़ी से पोली हो जाती है। और जिन भाइयों ने, हमारे किसान भाई इतने समझदार हैं, पराली को अब खेत में खपाने लगे। अब मशीनरी भी अच्छी आ गई, अब हमारे सुपर सीडर आ गया, सुपर सीडर से पराली को हम खेत में खपा देते हैं, और बुआई भी साथ हो जाती है। पराली से हमारे को खाद की मात्रा फिर कम देनी पड़ती है। अगर हम इस बात पे आ जाए, पराली का सदुपयोग करें, खेत को आत्मनिर्भर बना दें, खेत में से अनाज ले लें, वेस्टेज ना लें, वेस्टेज में आग ना लगाएं, और पराली को खेत में खपा दें। अगर, लेकिन एक दिक्कत आती है, कई बार हमारे साथी जो किसान भाई, वो जीरी के बाद तुरंत आलू लगाते हैं, उनको खेत साफ चाहिए। अगर वहाँ पर बेंडिंग वाली मशीन उपलब्ध हो जाती है साथ ही साथ आसपास, फिर तो पराली ठीक हो गई। नहीं तो उनको मजबूरी में कई बार किसान अपने खेत में आलू लगाने के लिए जल्दी कर जाता है कहीं ना कहीं, और वो अनफेरमेज हो जाता है, गलत बात हो जाती है। हमारी सरकार प्रोत्साहन देती है 1,000 रुपया 1 एकड़ में, किसान चाहे खेत में खपाए, चाहे उसकी बेंडिंग करे, और वो उसमें आग ना लगाए, उसकी उसने हमारे सूचना देनी है सरकार को, फोटो उतार के 1,000 रुपये उसके खाते में डलेगा, वो भी पोर्टल पे आएगी बात। अब इसको बढ़ा के 1,500 रुपये करने की योजना है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो श्याम सिंह राणा हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर जो है वो बातचीत की, और किस तरीके से किसानों की आय दुगनी की जाएगी, सेम की समस्या को दूर किया जाएगा, इन तमाम सवालों पर बेबाकी से श्याम सिंह राणा जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं उनकी ओर से जवाब जो है वो दिया गया है।